Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to start organic chemistry जिसमें हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो एक सेकेंड। इतना ज़्यादा बोल्ड क्यों लग रहा है मुझे? Okay, this is fine now. हाँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? ठीक है, ऑर्गेनिक जस्ट सिंपली डिफाइंस लाइफ। लाइफ या लिविंग थिंग जहाँ होती है वो उसको हम ऑर्गेनिक से मान लेते हैं। इसका मतलब सबसे पहले क्या माना जाता था कि जो भी सब्सटेंस लिविंग थिंग्स से हमें मिलते हैं वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो उनसे डील करे उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक मॉडर्न डेफिनेशन आई। ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या बताती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करना। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कार्बन्स क्या होएगा? कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स यानी उससे हाइड्रोजन अटैच्ड हो। अब क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है तो उससे कुछ भी हो सकता है। OH हो सकता है या फिर OCH3 हो सकता है या CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन है। लेकिन इस तक हम कैसे पहुंचे, इससे पहले क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस आए वो सब हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आए एक साइंटिस्ट बर्जीलियस। कौन आए? बर्जीलियस। कब? 1815 में। 1815 में एक साइंटिस्ट आए बर्जीलियस, जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, इससे वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बर्थ हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सब जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं जस्ट बता रहा हूँ कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बर्थ हुआ, कैसे हम इसको आज पढ़ते हैं, यहाँ तक ये कैसे पहुंची। तो एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी। उस थ्योरी की डेफिनेशन क्या थी? पहले मैं इंग्लिश में बताता हूँ। उसकी डेफिनेशन थी, organic compounds can be prepared only by living organisms under the influence of a mysterious force known as vital force। क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना वो सिर्फ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल्स वही सब बना सकते हैं। और वो भी कैसे? उनके पास एक वाइटल फोर्स होता है, उसके थ्रू वो बना सकते हैं, हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए फ्रेडरिक होलर। एफ होलर भी आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। ठीक है, फ्रेडरिक होलर, उन्होंने क्या कर दिया? लेबोरेटरी के अंदर यूरिया सिंथेसाइज कर दिया। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे किया? एक अमोनियम साइनाइड था, अमोनियम साइनाइड NH4CnO। इसको जब उन्होंने हीट किया तो बन गया NH2CO ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला है, आगे भी कई जगह काम आएगा। इसके अलावा भी ये क्वेश्चन कई बार आता है कि पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब।
फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब वो क्या था? वो था यूरिया। किसने बनाया था? एफ होलर या फ्रेडरिक होलर ने किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट से। ठीक है, अब क्या हुआ? यूरिया तो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये लैब में कैसे बन गया? ठीक है, इसके साथ साथ एक और साइंटिस्ट आए, कोल्बे। कौन आए? कोल्बे या कोल, जैसे भी आप प्रोनाउंशिएट करो। उसने क्या किया? CH3CHO, ये क्या था? एथेनॉल था। एथेनॉल का उन्होंने ऑक्सीडेशन करवाया और क्या बना दिया? एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, इससे पहले तक क्या होता था? सॉरी, ये एथेनॉल नहीं है, एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, क्योंकि कीटोन है ना, एसिड एसिटल्डिहाइड है, सॉरी एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं, एल्डिहाइड है, तो ये एसिटल्डिहाइड है। तो एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके उन्होंने क्या बना दिया? कोल्बे ने एसिटिक एसिड बना दिया। वो क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो अब क्या हुआ? ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, ये वाइटल फोर्स थ्योरी की तो धज्जियां उड़ गई। उन्होंने क्या बोला था कि ये सिर्फ कैसे बन सकते हैं? कोई वाइटल फोर्स है, सिर्फ उससे ही बन सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो लेबोरेटरी में बना के दिखा दिए। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। बर्थेलोट। ठीक है, बर्थेलोट ने क्या बनाई थी लेबोरेटरी के अंदर? मीथेन। ठीक है, मीथेन बना दी। अब और क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे? हम फालतू की चीज यहाँ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो क्वेश्चन बनते हैं वो ही पढ़ेंगे। फिर हम मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड इस अर्थ पर है, वो क्या है? वो है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। ये कहाँ होता है? ये आगे हम बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ लो सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या होता है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स मिलकर ही सेल्यूलोज को बनाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ साइंटिस्ट और आए, केक्यूल और कूपर आए, जैसे केक्यूल और कूपर। इन्होंने क्या बताया? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। इन्होंने बताया टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका बनाकर दिया था कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। उसके बाद साइंटिस्ट आए वांट होफ एंड लेबेल। वांट होफ और लेबेल, इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिया था टेट्राहेड्रल मॉडल ऑफ कार्बन। टेट्राहेड्रल मॉडल ऑफ कार्बन। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है? कार्बन की जो 4 बॉन्ड हैं वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। कैसे? ये जैसे एक ऊपर है, एक इधर है, तो एक होगी आगे की तरफ, ठीक है, और एक होगी पीछे की तरफ। जैसे मैं इससे ग्रुप्स जोड़ देता हूँ, A B C and D। तो ए तो क्या है? ए और बी जो है इनको तो हम क्या बोलते हैं? इन द प्लेन। ठीक है, ये जिस प्लेन में हम पढ़ रहे हैं, जिस प्लेन में आपकी स्क्रीन है उसी प्लेन में है। सी जो है यू मान ले आपकी तरफ है, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, सी को हम बोल सकते हैं टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। और डी जो है इसको हम बोलते हैं वेज। वेज लाइन, सॉलिड लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं डैश। ठीक है, डैश लाइन। और इसका मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन की 4 बॉन्ड हैं, 2 प्लेन में है, एक आगे है और एक पीछे है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रल मॉडल। ठीक है,
और इनके बीच में एक इक्वल एंगल होता है, वो कितना होता है 109 डिग्री 4 मिनट। 109 डिग्री 4 मिनट, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये चारों आपस में बहुत ही इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, नोट्स आप साथ साथ बनाते जाइए। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद एक नई स्लाइड मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ये था इंट्रोडक्शन। अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे हमारा क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको सबसे पहले हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। दो क्लासेस कौन सी, एक तो हो सकता है वो ए साइक्लिक या फिर ओपन चेन हो, ए साइक्लिक या फिर ओपन चेन। ए साइक्लिक यानी साइकिल नहीं है। ठीक है, ए साइक्लिक का मतलब है साइकिल नहीं है। दूसरा हो सकता है साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। ठीक है, दो तरह से हो सकते हैं, या तो वो साइकिल बना सकते हैं एक पूरी क्लोज चेन, या फिर वो ए साइक्लिक हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल यदि मैं देखूं तो ए साइक्लिक जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो सभी की है ना, सभी कार्बन्स की चार चार बॉन्ड आपको बनते दिखेंगे। वहीं साइक्लिक यदि बनाऊं तो CH2 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 CH2, तो ये क्या बन गई, एक साइकिल बन गई है ना। इसको क्लोज चेन भी हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है आप समझ जाएंगे इतने से ही। ठीक है, इसके बाद ये हो सकते हैं जो ए साइक्लिक या ओपन चेन है, इसको हम फर्दर क्लासिफाई नहीं करते हैं। लेकिन जो साइक्लिक है इसको दोबारा दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। होमो, होमो मीन्स सेम। ये चीज हमेशा याद रखना जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, होमो का मतलब होएगा सेम। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या होगा, होमोसाइक्लिक यानी सेम एटम्स की साइक्लिक, यानी कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की ही साइकिल हो, मतलब साइकिल में तो सिर्फ कार्बन ही आए और कोई एटम नहीं आए। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, एटम्स अदर देन कार्बन आ जाएं, जैसे सच एज ऑक्सीजन या फ्लोरीन तो जैसे नहीं आता है, लेकिन नाइट्रोजन ये सब आ जाएं। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, होमोसाइक्लिक का तो मैंने जो ये एग्जाम्पल बताया ये है होमोसाइक्लिक ही। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक यदि मैं बनाऊं, जैसे CH2 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 और ये O, ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक हेट्रो एटम आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम बोलते हैं। और ऐसी जो क्लास होएंगी उसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। अब जो होमोसाइक्लिक है उसको और क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। कार्बोसाइक्लिक क्यों, क्योंकि सिर्फ कार्बन ही होता है इसमें और कोई नहीं होता है। ठीक है, अब होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक इनको और किस में डिवाइड कर सकते हैं हम, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स।
एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये साथ ही साथ करते जाना, ठीक है। एक बार भी मिस हो गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एलिसाइक्लिक क्या होता है? वो कंपाउंड जिसमें रिंग हो कार्बन एटम की, 3 से ज्यादा होनी चाहिए, हाँ ये बात भी है। 3 से कम एटम्स की रिंग नहीं बन सकते, तो कार्बन की आप रिंग नहीं बना सकते, कम से कम 3 कार्बन आपको चाहिए एक क्लोज रिंग बनाने के लिए, ठीक है। वो कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड हो वो एलिसाइक्लिक या सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे मैं बनाऊं साइक्लोप्रोपेन, या फिर साइक्लोब्यूटेन, या फिर साइक्लोहेक्सेन। ये वाले स्ट्रक्चर मेरे को लगता है आपको बनाने आते होंगे, जहाँ पर जो एंड्स होते हैं ये कार्बन सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे इसमें 4 कार्बन सेंटर हैं, इसमें 3 है और इसमें 6 है, तो ये साइक्लो प्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है और ये साइक्लोहेक्सेन है। ऐसे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें, पूरा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट एक जनरलाइजेशन के लिए बता देता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड का एक एग्जाम्पल होता है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में क्या होता है? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। अल्टरनेट यानी एक छोड़ के एक, यानी देखो यहाँ ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड है। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। तो वो कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो उसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही जो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हमने पढ़े हैं वो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर भी आते हैं। इसके अंदर भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर आए थे, ठीक है। इसमें भी क्या होगा? ये पूरी चीज आप कब पढ़ेंगे? जब हम एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी जस्ट एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है, अब उसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस में क्लासिफाई किया? साइक्लिक, एसाइक्लिक और साइक्लिक, या फिर ओपन चेन और क्लोज चेन में। उसके बाद एसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई नहीं किया, साइक्लिक को क्लासिफाई किया होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। फिर होमोसाइक्लिक को और क्या बोलते हैं? कार्बोसाइक्लिक। इसको क्लासिफाई किया एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। सिमिलरली हेट्रोसाइक्लिक क्लासिफाई होंगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। इन दोनों के मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। एलिसाइक्लिक जैसे ये एक कंपाउंड हो गया, या फिर यहाँ पर ऐसे वाले, ठीक है। इसके नाम क्या होते हैं? इसका नाम होता है ऑक्सीरेन, ठीक है। इसके अलावा जैसे होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये क्या हो गया? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ऐसे ही यदि एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो इसका सिमिलर ही एग्जाम्पल होएगा, लेकिन इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे इसके लोन पेयर होंगे। इसको हम बोलते हैं फ्यूरेन। इसको हम बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ये नॉन एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक है, ये एरोमेटिक है, ठीक है। ऐसे ही पीरिडीन होता है। पीरिडीन बेंजीन के जैसा होता है, बस उसमें एक कार्बन को रिप्लेस करके एक नाइट्रोजन एटम लगा दिया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पीरिडीन। तो ये है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। आया समझ में? ये क्लासिफिकेशन नोट कर ले एग्जांपल्स के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अभी हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर? स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर, ठीक है।
कार्बन चेन का स्केलेटन जो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, सबसे पहले ये बताएं। फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्या करे, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लगा हो और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज बताए, जो उसकी क्या करे, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी बताए। क्या बताए, कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन। एल्केन एल्केन क्या होते हैं, जिनके अंदर कार्बन कार्बन की सभी सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हों, वो क्या होंगे, एल्केन। ऐसे ही इनके सिमिलर होंगे, साथ साथ लिखते जाना भाई, ये शायद मैं रिपीट नहीं करवा पाऊं। दूसरे होंगे एल्कीन। क्या होंगे, एल्कीन। एल्कीन में कार्बन कार्बन की एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे एल्कीन। तीसरा है एल्काइन। तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको पता है, सॉरी ये दो बॉन्ड नहीं बनेगी, एक एक बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया एल्काइन। अब कार्बन कार्बन के बीच में चार बॉन्ड नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती ये आप सोचिएगा, नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद और कौन से ग्रुप्स होते हैं, ओके, इनके नाम भी यदि कुछ और हो तो, जैसे एल्कीन को हम और क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स। ठीक है, ओलिफिन्स, ओलेफिन्स। और एल्काइंस, एल्काइन को हम और क्या बोलते हैं, एसिटाइलीन्स। एसिटाइलीन्स, क्या बोलते हैं, एसिटाइलीन। इसके बाद फोर्थ हो सकता है एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स, तो हैलाइड्स क्या होते हैं, हेलोजन ग्रुप्स के जो एटम्स होते हैं वो। हेलोजन ग्रुप्स के एटम्स कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनको क्या बोलते हैं हम, हेलोजन्स बोलते हैं। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल क्या होता है, जैसे कार्बन के चार बॉन्ड हैं, ठीक है, इसके यदि मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो ये बन गया एल्केन। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसका एक बॉन्ड हटा के सिर्फ इस ग्रुप की बात करूं तो ये ग्रुप कौन सा होगा, एल्काइल ग्रुप। और इस पे जो लगा रहेगा उसका हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यदि यहाँ पर क्लोरीन लगा हो तो वो एल्काइल, क्लोरो एल्काइल या क्लोरो एल्केन बनेगा। ठीक है, एल्काइल हैलाइड समझ के। नेक्स्ट है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स कॉमन नेम है वैसे, एल्केनोल्स भी शायद कहीं मिल जाए, जस्ट बता रहा हूँ, लेकिन कॉमन नेम अल्कोहल ही है, ओल। ठीक है, अल्कोहल क्या होता है, किसी भी कार्बन ग्रुप के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, R चाहे यहाँ पे ना था, OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोहल। ऐसे ही नेक्स्ट है ईथर्स। क्या है, ईथर्स। ईथर्स कैसे होंगे, दो कार्बन है आपस में ऑक्सीजन से जुड़े हुए होंगे तो उनको हम बोलेंगे ईथर, ये ईथर लिंकेज हो गई। ठीक है, इसके बाद है एल्डिहाइड।
क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को और क्या बोलते हैं? एल्केनल्स भी बोल सकते हैं, एल्केनल्स। ठीक है, इनका कॉमन जो कौन सा ग्रुप अटैच होएगा वो होएगा CHO। ये CHO है या फिर सीधा CHO हो। ठीक है, ऐसे लिखा हो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होएगा? ऐसा होएगा। ये ग्रुप यदि जुड़ा हुआ है तो उसको, उस कार्बन कंपाउंड को या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। इनके एग्जाम्पल हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन में क्या होएगा? ये जैसे टर्मिनल पोजीशन पे हो सकता था लेकिन CO ग्रुप प्रेजेंट हो। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, या कीटोन बोलते हैं। दूसरा नाम इसका हो सकता है एल्केनोन्स। ठीक है, एल्केनोन्स या फिर कीटोन्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? CO और OH, यानी अल्कोहल वाला ग्रुप और कीटोन वाला ग्रुप दोनों जुड़े हों तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर और क्या बोल सकते हैं? एल्केनोइक एसिड्स भी हम इसको बोल सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एल्केनोइक एसिड। ठीक है, एक बार ये देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लें, इसके बाद मैं आगे की करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद 10th है एसिड हैलाइड्स। ठीक है, एसिड हैलाइड्स। एसिड्स हैलाइड्स को और क्या बोल सकते हैं? एल्केनोइल हैलाइड्स। क्या बोल सकते हैं? एल्केनोइल हैलाइड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हमने अभी अभी बनाया था, CO और यहाँ पर क्या था? OH था। लेकिन OH की जगह यदि हम हैलाइड लगा दें, ठीक है, CO और OH की जगह यदि हम हैलाइड लगा दें, X क्या है? हैलाइड। अभी भी बताया था हैलाइड क्या होते हैं? हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। तो वो क्या बन जाएगा? एसिड हैलाइड। तो जो इंपॉर्टेंट थे वो पहले वाले थे। अब भी है ना, इनमें क्वेश्चन पढ़ सकते हैं लेकिन बिल्कुल आसान आसान है आप करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है एमाइड्स। एमाइड्स को और क्या बोल सकते हैं? एल्केन अमाइड्स। ठीक है, एल्केन एमाइड्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एमाइड्स क्या होंगे? CO। अब X की जगह क्या लगाते हैं? NH2। एमाइड कहाँ से आया? रिलेट कर लेना इसको अमोनिया से। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा दे तो क्या बना? NH2। तो एमाइड किससे बना? CO NH2 से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती, बस आप 5 बार अपनी नोटबुक में लिखोगे और फिर आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप आ जाएंगे। तो एसिड एनहाइड्राइड कैसे होते हैं? दो कीटोनिक ग्रुप जो हैं वो आपस में जुड़े हों एस से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड हम उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है एस्टर। क्या है? एस्टर। एस्टर कैसे होएगा? CO और OH की जगह यदि हम कार्बन ही जोड़ दें, ठीक है, तो ये कौन सी होगी? इसको हम बोलते हैं एस्टर लिंकेज, और इस क्लास को हम क्या बोलेंगे? एस्टर। ठीक है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टर लिंकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएंगे इसके क्वेश्चंस। आई वांट कि आप ये सब प्रैक्टिस करें अच्छे से। ठीक है, इसके बाद है साइनाइड्स। साइनाइड्स को और क्या बोल सकते हैं? नाइट्राइल्स।
ठीक है। साइनाइड्स को हम बोल सकते हैं नाइट्राइल्स। ये क्या होएगा, कौन सा ग्रुप, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इस ग्रुप को हम बोलेंगे साइनाइड। जिस भी कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है वो साइनाइड ग्रुप होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड तो आइसोमर्स हमने 10th क्लास में पढ़े थे। अब यदि ये कार्बन यहाँ से जो बॉन्ड बना रहे हैं नाइट्रोजन से बना ले, कैसे, एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ये ग्रुप यदि प्रेजेंट हो, ये ग्रुप यदि प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड बोलेंगे। इसके अलावा 16th है नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होंगे, जिसके अंदर NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, NO2 ग्रुप। और 17th एंड लास्ट है अमीन्स। अमीन्स कौन से होंगे, जिसके अंदर NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो। NH2 और NO2 दिखने में सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन इनके क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं, गलत नहीं करके आने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, साथ साथ लिख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वीडियो है ना थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी है, तो आगे का जो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो मैं सेकंड वीडियो में पढ़ाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। कमेंट यदि कुछ भी आपको सही या गलत लगा हो वो कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, बहुत मेहनत की है वीडियो बनाने में। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ सके। थैंक यू, और जुड़े रहिए ऐसे ही। हम आपका पूरा IIT का या फिर नीट का, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, दोनों का सिलेबस करवा देंगे, साथ ही 11th एंड 12th बोर्ड्स का। मुझे सब पता है कौन से कहाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी दे दूंगा। आपको ज़्यादा महंगी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट NCERT खरीदिए और ये वीडियोस देख के डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।